सर सबसे पहले तो ये बताएं, ये F-15E ये क्या बला है जी, और इसका यूं क्रैश करना। कुवैती मीडिया ने पहले दोपहर में इसकी तस्दीक की, फिर सेंटकॉम की तस्दीक हुई और कहा गया जी फ्रेंडली फायर में क्रैश कर गए हैं। ईरानियन जो कुछ हल्के हैं उनका मानना है कि फ्रेंडली फायर में एक आधा गिरे, दो गिरे, ये तीन जो हैं, सेवरल का लफ्ज़ यूज़ किया गया, ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता। तो ये नाज़रीन को समझाने के लिए F-15E क्या बला है और इसका गिरना कितना मानी खेज है। देखिए F-15E है तो एक पुराना जहाज, बट इसके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है और इसके अपग्रेड्स होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा, यू कैन से, एक अच्छी सलाहियत वाला जहाज है जिसके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज हैं। वेपन लोड लेके जा सकता है, एयर कॉम्बैट कर सकता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर कर सकता है। सो एक मल्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टी रोल है। अब ये क्यों गिर गया, इसके बारे में हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतलब एक जहाज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। जब आप उसको ऑन करके रखते हैं, मैं बड़े सादा लफ्जों में बता रहा हूँ, तो उससे ये होता है कि आपके नीचे जो फायर होता है, फ्रेंडली फायर जिसको कहते हैं, मिसाइल्स वगैरह, तो उनको पता होता है कि ये अपना ही जहाज है। ठीक। अब अगर वो IFF किसी वजह से मैल फंक्शन कर जाए या उसको ऑन ना किया जाए, विच इज एक्चुअली वेरी अनथिंकेबल कि पायलट ऐसी चीज ना करे, तो फिर चांसेस हैं कि एक फ्रेंडली फायर के नीचे आ सकता है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसी किस्म की कोई चीज लग रही है, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता कि जहाज जो है वो क्रैश कर जाए। मैंने एक एक इसकी एक वीडियो देखी थी, इफ इट इज ट्रू, तो उसमें वो उस पे आग लगी हुई थी, जिसका मतलब है वो हिट हुआ हुआ था जहाज, और वो एक स्पिन में गया हुआ था और नीचे की तरफ आ रहा था। शायद साहब मैं ये अर्ज करूं कि ये जो वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसके पीछे आग लगी हुई है टेल पे, गालिबन आप उस वीडियो, मैं वो नशर भी कर रहा हूं, वो वीडियो ऑथेंटिक इसलिए कि उससे मल्टीपल इंटरनेशनल आउटलेट्स ने उस वीडियो को नशर किया हुआ, और कुवैत में वो बनी हुई है जहां वो गिरा है, जिस इलाके में जिसका नाम जुमर बताया जा रहा है उस इलाके का। तो वहां की मैं एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सुबह से लोगों से बात कर रहा हूँ, अरबील में भी कर रहा हूँ, कुवैत में भी कर रहा हूँ, तेहरान में भी कर रहा हूँ। एक जो चीज सामने आई है वो ये है कि ईरान ने अभी तक बड़ी, मतलब प्रॉपर उसकी टारगेटिंग रही है टुवर्ड्स मिलिट्री टारगेट्स, और वो भी जो अमेरिका के थे। जी। फॉर एग्जांपल 2 दिन से अरबील में जो अमेरिकन अड्डा है फौजियों का, मतलब एयर बेस नहीं है वो, उसके ऊपर ही टारगेटेड स्ट्राइक आ रही हैं, ड्रोन्स की भी आ रही हैं, मिसाइल्स की भी आ रही हैं। कोई भी अरबील की पॉपुलेशन की तरफ नहीं गया। इसी तरह कुवैत में भी ये बहुत ही टारगेटेड किस्म की एक हो रही है, क्योंकि ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है गल्फ में सिविलियन पॉपुलेशंस को या दूसरे पावर सेंटर इनको निशाना बना रहा है। नहीं, ईरान ने अब स्ट्रिक्टली मिलिट्री टारगेट्स रखे हैं, और उसके बाद अगर वो जाएगा तो इकोनॉमिक टारगेट्स की तरफ जाएगा, विच इज ऑयल, जो कि ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि ईरान इसको एसिमेट्रिक वॉर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो एस्केलेट करके ही डी एस्केलेट करवाएगा, और जो कुछ उसके साथ हुआ है उसका वो बदला तो जरूर लेगा। सो थोड़ी सी तो वॉर ये प्रोलॉन्ग अब होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो टेल पे उसकी आग लगी हुई है, तो आप ये कहते हैं कि ये मिसाइल हिट हुआ है। मैं जरा कंफर्मेशन चाह रहा हूं आपसे कि आपकी सेंस क्या कहती है। वेल, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज आजकल एक तो AI का दौर है, वीडियोस ऐसी बन जाती हैं कि जिस पे आई मीन सीइंग इज बिलीविंग। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी यही हुआ होगा कि कोई फ्रेंडली फायर के नीचे आ गया, अदरवाइज ये तो नहीं हो सकता कि मल्टीपल जहाज किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश कर जाएं। बिल्कुल ठीक। शायद साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज कुछ सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग भी थी, जिम्मेदार जो हमारे सिक्योरिटी के हैं उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को ऑन बोर्ड लिया इस सारी सूरत हाल के ऊपर। तो बार बार ये एक बात की जाती है कि जी ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, इसराइल के जो अज़ाइम हैं या पाकिस्तान मुखालिफ जो दुश्मन हैं उनके जो अज़ाइम हैं। तो वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान ना तो अफ़गानिस्तान है ना ईरान है, और अगला नंबर पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जब हम दावा करते हैं, और ज़ाहिर बात है उसकी एक बेस है, तो उसकी डिटेल्स में अगर हम जाएँ, आप इस सवाल को जो बार बार पाकिस्तान मुखालिफ लोग उठाते हैं उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारा गेम प्लान क्या है, ये लड़ाई हुई कैसे स्टार्ट है। देखिए, अगर आप इस रीजन को देखें स्टार्टिंग फ्रॉम टर्की,
थोड़ा सा इसमें बेशक वो नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट वगैरह को ले आइए, उसके बाद मिडल ईस्ट को लाएं, फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया। ये एक बहुत मैसिव रीजन है जो इस मतलब जिसमें मुस्लिम रीजन है, जिसके अंदर बेइंतहा रिसोर्सेज है, बेइंतहा पोटेंशियल है। द बिगर एम इज कि इस रीजन के अंदर chaos प्रोड्यूस करना है, वन बाय वन, जैसे स्कारलेट थ्रेट की तरह एक वो उधरता जाता है। एक कंट्री को लेना है, दूसरे को लेना है, ताकि कभी भी ये मुत्तहिद ना हो, कभी भी ये राइज ना कर सकें और एक फोर्स ना बन सकें। क्योंकि वेस्टर्न पावर्स के अनफॉर्चुनेटली दबाव में अभी तक वो क्रूसेड जो है वो चीज निकल नहीं रही है, जो कि प्रेसिडेंट बुश ने बोल भी दी थी। उसके बाद 9/11 के बाद उनके स्लिप ऑफ टंग लोग कहते थे हो गया था। ये चीज बड़ी अब एविडेंट होना शुरू हो गई है। देखें, इस इसराइल की हद तक तो हम ये बात करते हैं कि उसको एक रीजनल हेजेमनी चाहिए, तो और वो चाहता है कि कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस ना हो, जो कि लास्ट रेजिस्टेंस ईरान प्रोवाइड करता था। बट जो अमेरिका और जो वेस्टर्न पावर हैं, या जिसको हम कहते हैं कि और भी डीप स्टेट्स हु आर कंट्रोलिंग ऑल दिस सिस्टम, इनको इस खित्ते का जिसका मैंने जिक्र किया, इससे सबसे ज्यादा डर है। इस खित्ते की एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे ईरान बैठा हुआ है। इसी तरह इस खित्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ईरान को अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। कुछ कंट्रीज को ये मिलिटरली जो वीक होते हैं उस तरीके से ये ले लेते हैं। जिन कंट्रीज के अंदर ये मिलिटरली एक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर फिनोमिनल पावर इन मेनी सेंस, मतलब पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, वहां पे फिर ये वही चीजें स्टार्ट करते हैं जो बलूचिस्तान में हुई हुई है, या जो हमारे ऊपर के और उस साइड से जो अटैक आ रहे हैं। फिर वो उन चीजों को स्टार्ट करते हैं। और इमेजिन अगर ईरान खुदा न खासा डिस्टेबलाइज हुआ, तो फिर इनके लिए बलूचिस्तान साइड से और इन चीजों से करना कितना आसान होगा। ठीक। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान कोई वो इजी निवाला तो नहीं है, जिस तरह अभी हम लोग कह भी रहे हैं। बट रिमेंबर कि ये लोग बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अगर हमने इस प्लानिंग का मुकाबला करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम ईरान के साथ खड़े हों, क्योंकि ये इसके ऊपर हर तरीके से नाजायज अटैक किए गए हैं। दिस इज द थर्ड अटैक जो ईरान के ऊपर हुआ है। 300 साल से ईरान ने कभी कोई जंग इस तरह की नहीं की है, तो डिफेंसिव की है। पहले इराक वॉर, उसके बाद ये 12 रोज की पिछले साल की, और इस साल की। और मैं ये भी ऐड करता जाऊं, देखें जी, लोग ईरान के बारे में ये बात करते हैं कि आइडियोलॉजिकली तौर पे इन्होंने 1979 के बाद फैलना शुरू किया और आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश की। लोग सिर्फ भूल जाते हैं कि 99 में, फिर 2001 और 2003 ने ईरान ने ऑफर की थी अरब कंट्रीज को, सबको, कि अपने इख्तलाफात भुला दें, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन एनिमी है। अगर हम इख्तलाफात में रहे तो वो एक एक करके हमको खाता जाएगा। बिल्कुल लेकिन ठीक। किसी ने ईरान की बात नहीं सुनी, इसलिए कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी कमाई ये है कि ईरान को एक थ्रेट के तौर पे पेश किया जाए अरब्स के आगे, और अरब्स को वो चीजें बेची जाएं। सो दिस इज द हाई टाइम कि हम इस जो ग्रैंड प्लान है, इसको समझ जाएं और एक दूसरे के और यूनिटी में आ जाएं। बिल्कुल इंटरनल ठीक। हार्मनी भी अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करें हर लिहाज से, और एक्सटर्नली भी वी शुड ऑल बी टुगेदर।